वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पार्लियामेंट से पास हो गया है, जिसकी वजह से अब लगता ये है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की अमली सियासत में वापसी जल्द मुमकिन है। इस जानिब से PMLN ने कानूनी टीम भी जो है वो तश्कील दे दी है, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, इरफान कादिर समेत अता तारड़ भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये टीम नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन बना पाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सना, आपसे शुरू करती हूँ, ये मुझे बताइए कि अब जो ये 62(1)(f) पहले जो है वो नेशनल असेंबली पहले जो है सेनेट से जो है वो पास हो गया, उसके बाद जो है वो नेशनल असेंबली से ऑन अ संडे जो है वो पास हो गया। माइंड यू दी ओनली इम्पेडिमेंट यहाँ पे जो था वो लग रहा था कि जो इमरान खान साहब की हमायती प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं वो एक इसमें जो है वो इम्पेडिमेंट का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली वो भी हज पर जो है वो जा चुके थे। रह गए संजरानी साहब नॉमिनी तो वो इमरान खान साहब के थे, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की नहीं, और वो ये जल्द वो साइन कर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि वापसी मियां नवाज शरीफ की और जहांगीर खान तरीन की अमली सियासत में कितनी जल्दी मुतवक्के हो सकती है? मेरा ख्याल है ये तकल्लुफ़ ही किया है हुकूमत ने, जो ये कमेटी बनाई है 3 मेंबर्स के ऊपर मबनी, और अगर इसमें कोई और शरीक है तो मुझे इसका नहीं है, लेकिन ये 3 लोग तो मुझे पता है कि इसमें है शामिल। तो मेरा ख्याल है इरफान कादिर साहब बड़ा आइन को समझते हैं, कानूनदान हैं, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल हैं साहब। तो मेरा ख्याल है कि उनको इतनी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, उनको इतनी तकलीफ़ देने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने कानून भी पास कर लिया। इस मुल्क में ना अपोजिशन में बजट भी पास हो जाता है जब 70 मेंबर्स होते हैं सिर्फ। तो अब मैंने सुना था कि हज पे जाने के बाद जब हज कर लेते हैं तो आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, हाजी जो होते हैं उनकी भी दुआएं कबूल हो जाती हैं। ये तो हमने अब हज की नीयत पे ही माशाल्लाह दुआएं कबूल हो जाती हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है तमाम लोग हज करके वापस आएंगे तो हालात तब्दील हो जाएंगे, जद्दा टू लाहौर आएगी फ़्लाइट शायद, मामला तो इस तरह दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और आपको ये लग रहा है कि शायद ये चीज़ें कोई मेहनत नहीं हो रही थी, कोशिश नहीं हो रही थी। माशाल्लाह से पूरे 11 महीने बाद अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर ये करने में कामयाब हुई है तो मेरा ख्याल है उनको कोई कामयाबी का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता। हुकूमत उनकी थी और उनके पास अक्सरियत भी थी, वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में ना पहले रूल ऑफ लॉ का रोना था, ना मैं तो समझती हूँ ना रूल है ना लॉ है। आपने जिसको लेके जाना होता है आप ले जाते हैं, उसका भी कोई वजूद नहीं है कि कौन सा कानून के तहत लेके गए, उसका भी कोई वजूद नहीं है जिस कानून के मुताबिक वो वापस आएंगे। ये तकल्लुफ़ आप जो करते हैं ये मेरा ख्याल है ये ज़रा ज़्यादा, आई थिंक इसको इससे परहेज़ करें। जो आपने करना है आप वैसे ही कर लें, कानून का उसके ऊपर सिग्नेचर लगा के क्यों आप इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं? वैसे ही कर लिया करें सारा मामला। ये भी बता दें फिर लंदन क्यों गए थे, ये भी बता दें फिर आप बीमार थे कि नहीं थे, ये भी बता दें कि वाकई जो फैसल सुल्तान साहब ने और जो उस वक्त की वज़ीर सेहत थी पंजाब की यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो शीरी मज़ारी साहब के आंसू आ गए थे कि इनको यहाँ से भेजें, तो क्या वो गलत था या आज गलत हो रहा है? तो इस मुल्क में अगर गलत ही होना है, क्योंकि रातों रात भी यहाँ पे कानून मंजूर हो जाते हैं, तो मुझे तो कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन बस मतलब अफसोस होता है कि इस मुल्क में कोई मजाक है, कोई रूल है भी कि नहीं है। ठीक, रज़ा रूमी साहब, सना बुच्चा साहब जो कह रही हूँ आपने सुन ली, लगता है ये कि हुज्जत एक तमाम हुई है, कमेटी भी जो बनाई है वो एक हुज्जत तमाम करने के लिए है। अब अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट वहाँ पे एक इम्पेडिमेंट थे, लेकिन फ़िलहाल क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि रात तो हमवार हो चुकी है नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की अमली सियासत में वापसी के लिए, लेकिन रास्ता अक्टूबर तक साफ होगा? जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है। उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये कि ये अभी जो कानून पास हुआ है नेशनल असेंबली से, अब पार्लियामेंट ने तो अपना बता दिया है। इसके ऊपर अब एक कानूनी बहस है कि क्या इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है या नहीं है, और लामहला ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, तकरीबन हर सियासी मामले की तरह। और वहाँ पे अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है। क्या वो इस कानून को ही जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या वो भी कहेंगे कि जी आपको ये करना पड़ेगा, नई जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। और दूसरी ये बात है कि हो सकता है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब इसको टेकअप ही ना करें, क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं गर्मियों की, और भी है मामला पेंडिंग है उनके पास। और ये फिर नए जो चीफ जस्टिस साहब है काजी फायज ईसा साहब, वो इसको टेकअप करें। अगर वो मामला होता है तो फिर यकीनन अक्टूबर ही की पे बात जाती है, और वहीं पे
जो ज़्यादा इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब भी सितंबर के एंड में ही आएंगे, अगर वो आए भी तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए रिस्क नहीं लेंगे। जी अच्छा, बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की हम कुछ फैसले देख रहे हैं, कुछ माजी करीब में कुछ चंद माह से जिस तरह वर्किंग जो है वो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस पे क्या रद्द अमल आ सकता है इस बिल पर? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मेरे भाई को बात कर रहे थे कि जनाब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तायात पाबंदी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं। लेकिन पता कलामी की माफी शोएब साहब, वो कह रहे थे इसके दो जाविये जो हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ से ये कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आइन में अमेंडमेंट है, दूसरी तरफ से जो है वो इसका मुख्तलिफ जो है वो जाविया है। वो रजा ये बात कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो ये बात मैं इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है, तो आप उसको उस तरफ लेके जाएं कि जी। लेकिन यहाँ एक और चीज को हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं कि 370 के अवान में 70 लोग एक बिल पास कर रहे हैं जी। दो अपोजिशन, टोटल 72 लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वो कानून धड़ाधड़ पास करी जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट कानून है जिसमें अदालतें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसमें मुकर्रना इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें एग्जेक्टिव इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे कानून आप बनाई जा रहे हैं। टोटल आज पार्लियामेंट में 70 लोग गवर्नमेंट के थे और 2 लोग अपोजिशन के थे, और आप एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कानून बनाई जा रहे हैं। इसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने देखना है ना कि 370 में से 70 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने हर चीज का मजाक बना लिया है, हर चीज को आपने मजाक बना लिया है, पार्लियामेंट में मजाक बना लिया है। अब जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनकी लॉयल्टीज किस तरफ है, वो उनका भी, उनके बारे में हर बंदे को पता है। तो ये लिटरली डॉक्टर साहिबा, दे हैव एक्चुअली मेड फन ऑफ एवरीथिंग। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहा इस मुल्क में। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात करें ही ना इस मुल्क में फंडामेंटल राइट कोई है ही नहीं। आपने एक और पता नहीं वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल आपने बना दी है, फैसिलिटेशन काउंसिल। जिस मुल्क में आपके फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ना कर रहे हो, उसमें लोग आपकी इन्वेस्टमेंट करने कहाँ आएंगे? देखिए ना, इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है। 455 इंडियन दे आर इन्वेस्टिंग इन अबू धाबी, इन दुबई, मिलियनियर्स। वाई? उनके पास ऑप्शन यूरोप की भी थी और उनके पास अमेरिका की ऑप्शन थी। उन्होंने, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई। वाई? दे बिलीव इन द जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम आपने बिल्कुल मफलूज करके रख दी है और तड़ा आप कानून बनाई जा रहे हैं ताकि लोग अंदर आए। मैं इस बात से टोटल कन्विंस हूं कि उनको किस तरीके से निकाला गया था, वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन आप उनको लेके किस तरह आ रहे हैं, ये आप मुल्क के साथ साजिश कर रहे हैं। आपने पूरी पार्लियामेंट को, पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया, मजाक बना दिया आपने कि मतलब 70 बंदे एक कानून पास करी जा रहे हैं और उस पर ये बहस हो रही है कि जनाब इसको आगे लेके किस तरह जाना है। मतलब इट इज सो एस्टोनिशिंग कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। अच्छा सना साहिबा, एक लीडर आपने उसको जो है पार्टी डिसइंटीग्रेट हो गई, वो माइनस हो गया। दूसरा लीडर जो है वो जिला वतन है। सो मियां नवाज शरीफ को वापस लाना, क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शंस की, वो किसी ना किसी तरह दिखाना है कि वो मेंटेन हो रही है, या समवॉट क्रेडिबल जो है वो इलेक्शन ये है। देखिए, इस वक्त गलत और सही के बीच में जो फ़र्क है ना, वो बड़ा ख़त्म होता जा रहा है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक 19 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफ़ी नोट अपलोड करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, वो उसको हटा दिया जाता है। अगर आप वो सिर्फ 19 सफ़ात को पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा इस मुल्क में पावर कॉरिडोर्स कौन से हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि पार्लियामेंट ने मजाक नहीं बनाया हुआ, पार्लियामेंट का मजाक बनाया जा रहा है। आपने ऐसे जजेस को तैनात किया इन द सुप्रीम कोर्ट जिनकी टर्न नहीं थी, आउट ऑफ टर्न आपने उनको वहाँ पर तकर्रियाँ की, आपने उनको अपग्रेड किया, आपने उनको वैलिडेट किया। अब आपके पास मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि आपके जो तारिर साहब हैं, जो वज़ीर कानून है, वो आपको कहते हैं कि जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इनके हक में वोट दिया था, अब मैं अपने गुनाह से अपने आप को बख्शवाना चाहता हूँ। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जब आप गलतियाँ करते हैं और जो आपको पुश करता है
वो कौन पुश करता है आपको? तो इनको तो बताते हुए भी शर्म आती है। पहले तो ये नाम भी लेते थे, अब ये कहते हैं जी वाज़े तौर पर एक 2 साबिक जनरल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो साबिक जनरल्स का हाल हमें सुना दीजिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, क्या कोई मिलिट्री कोर्ट और सिविलियन कोर्ट उनको भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्या हमें ये इल्म भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये गलत हो जाएगा कि हमने क्यों बात कर ली। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि इस मुल्क में कोई चीज़ अभी चल नहीं रही, कुछ नहीं चल रहा है, ना हुकूमत चल रही है, ना पार्लियामेंट चल रही है, ना कानून चल रहा है। आपके चीफ जस्टिस ने खुद अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया है जहां पे उनकी हर चीज क्वेश्चनेबल हो गई है। हमने तो नहीं कहा था कि आप ये करिए, हमने तो नहीं एतजाज एहसन साहब को, लतीफ खोजा साहब को कहा था कि जाइए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिलिए, फिर जाके जस्टिस चीफ जस्टिस से मिलिए। अब वो बयाना तौर पर अगर ये बोलो हाँ, और ये मुलाकातें अगर हुई हैं तो ये गलत हुई हैं, ये एक तासुर देती हैं। देखें उस केस में जो एतजाज एहसन साहब का है, आई स्टैंड विद इट कि हमें पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्राई होना नहीं होना, पहले तो सिविलियन कोर्ट्स को पता हो, हमें इल्म तो हो कि कौन उठाया गया है, हमें इल्म तो हो किस गुनाह में उसको उठाया गया है। और जो कह रहे हैं जी वो कोई नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद हैं वो हमें भी दिखा दें। आप हर चीज़ तो हमें दिखा ही चुके हैं, ऑडियोज भी, वीडियोज भी, ये भी हमें दिखा दें ताकि हम कन्विंस्ड हो जाए। इस मुल्क में मसला ये है कि एक गलत करता है तो हम समझते हैं कि सारे जो बाकी लोग हैं वो सही हैं। अब जिसके पास पावर होता है वो ये भूल जाता है कि कभी वो पावरलेस होगा। अब ये भी यही कर रहे हैं, दे डोंट रियलाइज। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है। अब जो लंदन प्लान था वो दुबई मुंतकिल हो गया, क्योंकि दुबई में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, दुबई में प्लानिंग भी हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब भी दुबई में मौजूद हैं। तो ये तमाम तर चीजें अगर कोई वोट से होनी होती, अगर कोई कानूनी या आईनी तरीके से होनी होती, तो ये सब कुछ ऐसे ना हुआ होता और ऐसे अनरावल ना हो रहा होता। मेरा एतराज ये है कि मेडलिंग कहां से शुरू हुई और अब भी हो रही है और हम इसको होने दे रहे हैं। तो फिर अगर दिस इज व्हाट इट इज, देन कम से कम कहने की तो जरा तकल्लुफ फरमा लीजिए, बता दीजिए, एक दफा क्लियर कर दीजिए, क्या वापसी, क्या जाना, आनियां जानियां लगी रहेंगी यहाँ पे। कोई जिला वतन होता है, कोई वापस आ जाता है, किस डील के बुनियाद पे गए थे, किस डील के बुनियाद पे आएंगे, कितनी दफा जाएंगे, कितनी दफा आएंगे, और कब सबक सीखेंगे नवाज शरीफ साहब। मुझे कोई एतराज नहीं है कि वो आए अपनी सियासत लड़े, उनके साथ ज्यादती हुई होगी, मैं पोजीशन लेती हूँ उस पर कि बिल्कुल ज्यादती हुई थी, बिल्कुल अकामा पे नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन एक तरीका कार होता है। ऐसे थोड़ी है कि एक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही ले ले, एक फलां की गवाही ले ले, लेकिन कोई केस ना हो, और इनको ना सिर्फ ये कि वापस आने दिया जाए बल्कि वेलकम किया जाए, इनके मतलब उनके लिए फूल निछावर किया जाए कि आपको इतनी कुर्बानी दे के आ रहे हैं। कौन सी कुर्बानी? लंदन में बैठ के कौन सी कुर्बानी दी है इन्होंने? ठीक है अपनी सियासत कुर्बान की है, लेकिन आपकी तो सियासत होती रही है। आपकी बेटी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। आपको इस मुश्किल वक्त में क्या आपको ये सब कुछ करने की इजाजत थी, और क्या अब जब आपको इजाजत है तो क्या आपको करनी चाहिए? ये डिसीजन आपको बहरहाल खुद करनी है, और ये मॉरल हाई ग्राउंड है, किसी ने लेना है किसी ने नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं लेता। अच्छा रज़ा रूमी साहब, मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं लेगा, आई थिंक वही वाली बात है जो सना कर रही हैं, रिपीट नहीं करूँगी, कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि वही चीज़ें जो हैं वो बार बार होके, वही इवेंट, सिर्फ थोड़े से कैरेक्टर्स जो हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूँ, जो मैं सना से भी सवाल किया है कि क्या नवाज शरीफ को वापस लाना मजबूरी भी बन गई थी इन ऑर्डर टू मेनटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शंस, के एक बाहर है, एक जिला वतन है, बाकी जो रह जाते हैं उनकी एज सच जो है वो एक सूबे तक उनकी जो है वो कंट्रोल, उनका पॉपुलैरिटी जो है वो महदूद है, तो कहीं मजबूरी भी है ये? मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता किसकी मजबूरी, एस्टेब्लिशमेंट की तो कोई खास मजबूरी नहीं है। मजबूरी तो पीएमएलएन की अपनी है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा जो उन्होंने हुकूमत ली पिछले साल, उसके बाद वो उनकी सियासत भी पिट गई है और उनकी परफॉर्मेंस भी पिट गई है। आप देखें ना कि उनका जो सारा बयानिया है, उनको उसके ऊपर यू टर्न लेना पड़ा 180 डिग्री, और वोट को इज्जत दो और ये और वो, और अब आपको पता है कि वो बिल्कुल एक अच्छी खासी ताबेदार बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी बात कारकर्दगी की कि मईशत का जो हाल रहा है, IMF का प्रोग्राम अभी भी आप अच्छी खबर आ रही है, लेकिन उसकी शराइत पूरी करने में पाकिस्तानी तो 40-50% इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले 1 साल में फीकस आमदनी जो है हर पाकिस्तानी की, वो श्रिंक हुई है, तकरीबन 10-11 हज़ार रुपए हर पाकिस्तानी की फीकस आमदनी कम हुई है, और हकीकी मानों में उससे भी कहीं ज़्यादा हुई होगी। डॉलर की रेट की वजह से, डिवैल्यूशन की वजह से आपकी एसेट्स की, आपकी तमाम जो है वैल्यू कुछ नहीं रही। तो इन हालात में नून लीग का तो बहुत बुरा हाल है, पतला हाल है इलेक्टोरल मैदान में। खान साहब को बेशक वो गिरफ्तार भी कर लें, डिसक्वालीफाई भी कर लें, उसका ये मतलब नहीं है कि नून लीग जो है वो इंतखाबात जीत सकती है, अनलेस के मियां नवाज शरीफ मैदान में आए और वापस आकर वो कैंपेन को लीड करें, और वो दोबारा से एक तरह से अपनी पार्टी की भी
सियासत को रीसेट करें। इससे ज्यादा मजबूरी उनकी है इस वक्त नून लीग की, मैं समझता हूँ, वरना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए इलेक्शन में जाना, और यही तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले उनके इलेक्शन पर। अब दूसरी तरफ अगर आप बात करती हैं कि पलड़े, वो मरियम साहबा कहती रही है कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए, तो वो एक मुतालबा भी था इनका एस्टेब्लिशमेंट से कि भाई आपने हमें बाहर रखा, जिस तरह से 2017-18 में सब कुछ मैनेज किया, वन साइडेड आपने एक इलेक्शन करवा कर हुकूमत दे दी हमारे वो क्या उसको बोलते हैं महबूब मसीहा को। तो अब वो रिवर्सल चल रहा है ना। देखिए ना, ये जो अभी कुछ हो रहा है, जो सना कह रही थी, एक लिहाज से वो बिल्कुल सही कह रही है कि भाई पहले आप एक चीज करते हैं फिर उसको अंडू करते हैं। पहले इंजीनियरिंग हुई है, अब रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी जो हुआ वो भी गलत था, जो अभी भी हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप आर्टिफिशियली इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिक्स में, और जो उसकी ऑर्गेनिक एक तरीका कार होता है वो आप उसको उससे सियासत का जो रुझान है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने चूंकि मजबूरियों का सवाल किया था, मेरे ख्याल से मजबूरियां सभी की हैं, और इस वक्त अभी जो है कुछ मामला सेट हो जाएगा ईद के बाद, लेकिन ये कुछ देर ज़्यादा नहीं चलेगा। जो मुल्क की माशी हालात हैं उसमें कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी कोलिशन आ जाए, ये आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान को चलाना। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान को चलाना। लेकिन जो सना ने अभी बात की थी, उसकी बैशरा आपकी तरफ आती हूँ। सना ने अभी बात की थी कि जी पहले लंदन प्लान होते थे, अब यक के बाद दीगरे लीडर्स जो हैं वो दुबई जो है वो जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ भी दुबई पहुंच रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए हैं। तो ये नया जो है, ये दुबई प्लान जो है, ये इस वक्त कारफरमा है। बस शोएब साहब मेरा ख्याल है हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। सना साहिबा, दुबई के बाद फरीज़ा हज भी जो है वो अदा हो गया, अहम मुलाकातें भी जो हैं वो हो गई, तो ये रूटीन का विजिट तो नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब का, ये लॉबिंग प्लान ज़रूर नज़र आता है। हेलो डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। जो जी चलें, आप उनसे पूछ लीजिए शोएब साहब से पहले। जी शोएब साहब, मैं ये बात कर रही थी कि सना ने जिस तरह निशानदेही की कि लंदन प्लान हुआ करता था, हम सुना करते थे, उसके बाद अब तमाम लीडर्स जो हैं वो दुबई जो है वो पहुंच रहे हैं, तो ये नया दुबई प्लान आपको कोई एक वो लॉबिंग प्लान कहा जाता है कि ये जो हमारी ये ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, जिनका हमारी सियासत में बहुत जो है वो एक किरदार भी रहता है कि उनका जो है वो रोल हमें नज़र भी आता है, वहाँ से भी लॉबिंग हो रही है और वहाँ से एक नया प्लान जो है वो आ रहा है। डॉक्टर साहब, आई टेल यू वन थिंग ना, लोग हमसे दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ अस। यकीन करें, हमारे साथ कोई भी लॉबिंग नहीं कर रहा। हम इतने खतरनाक हो चुके हैं अपने लिए और लोगों के लिए। यकीन करें, कोई नो वन इज इंटरेस्टेड इन अस। हमारी पॉलिटिक्स ने जो हमारी पॉलिटिक्स का जो हाल पिछले 4-5 साल से है और जो अभी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रही है उसका हाल देख लें। इन्होंने बिल्कुल ही सबसे बड़ी जो चीज जिसपे मैं आप लोगों से, आप बाकी लोग भी बड़े बैठे हुए हैं, यकीन करें, इन्होंने अदालती सिस्टम बिल्कुल मफलूज कर दिया और उसको मजाक बना दिया है। ठीक है, लोग आप पे हंस रहे हैं, लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यार आप लोग क्या कर रहे हो? कोई किसी की लॉबिंग नहीं कर रहा। हर बंदे को पता है कि ये सारे किसी काबिल नहीं है, ये मुल्क पता नहीं किसके हवाले हो गया है। 25 करोड़ का अवाम है, हमारे मुल्क में आके काम करते हैं, दे आर ऑनेस्ट पीपल, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन इनके लीडर कैसे हैं? यकीन करें, वो खुद ही जा रहे हैं। वैसे ही क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है दुनिया में, बिकॉज उसकी जोग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि, और पॉपुलेशन 25 करोड़ है, जिसकी वजह से लोग उनको मिल लेते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी लीडर आपके लीडरान से मिलना नहीं चाह रहा या उनके अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। ये वैसे ही हमारी अपनी खामख्याली है कि वो जी हमारे लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब हु इज इंटरेस्टेड? एक बंदे को आप निकालते हैं, फिर उसको हमें कहते हैं कि जी उसको वापस ले आए। दूसरे लोगों को आप बंद कर रहे हैं। मतलब 7,000 बच्चा आपने पकड़ा हुआ है और आपको अभी तक एडमिट भी नहीं कर रहे वो बच्चा है किधर। तो आप इन हालात में कोई बंदा भी आपको सीरियस नहीं ले रहा। वैसे ही बातें हो रही हैं, हम वैसे ही अपनी तरफ से मन गतर की कहानियां निकाल लेते हैं कि आप ये आएगा वो आएगा। आप इमेजिन करें ना, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सारे वो। तो आप ये बैर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो ये दुबई का विजिट है सारे लीडर्स का, ये वैसे ही कोइंसिडेंशियल है, छुट्टियां मनाने गए हैं वहाँ पे, छुट्टियां मनाने गए हैं और ये एक दूसरे के साथ मिल के हंसेंगे, यार कैसा उल्लू बनाया हमने लोगों को, फिर उल्लू बना लिया। देख लें,
और जो लोग इन लोगों को सामने रख के हमें यकीन दिला रहे हैं कि जनाब ये अभी आपके मसीहा हैं, जिनको हमने 4-5 साल पहले रिलीज करके निकाला था, ये अब आपके मसीहा हैं, तो आप वो भी क्या मैसेज दे रहे होंगे? तो नो वन इज इंटरेस्टेड, नो वन इंटरेस्टेड। चले, नो वन इज इंटरेस्टेड, ये बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। सना साहिबा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरा साहिबा, आपका इस पे ये जो दुबई प्लान है, इस पे मैं आपकी तरफ आई भी थी कि क्या ये और कहा जा रहा है जी आम मुलाकातें भी हो रही हैं, ये रूटीन का विजिट है, लॉबिंग विजिट है, क्या है? आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं ज़रा बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी। मेरा ये ख्याल है कि ये कह देना कि नो वन इज इंटरेस्टेड इन अस, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर किसी के मफाद होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन अस। कोई हमारे कोई ऊपर रहम तो खा नहीं रहा। हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिनके इंटरेस्ट हमारे साथ हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। जैसे कि चीन है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसे कि इस वक्त हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि जो वास्को डिगामा बन गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने तो वास्को डिगामा को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे ममालिक के उन्होंने टूर्स किए हैं, ऐसे ऐसे ममालिक से जाके मिले कि मुझे तो शायद वो नक्शे पर याद भी नहीं थे कि कहाँ हैं। लेकिन ये कह देना कि फ़लाँ चीज़ नहीं हो रही, फ़लाँ चीज़ नहीं, बड़ा आसान होता है। लेकिन देखें, मामला बिल्कुल बहुत बहुत पेचीदा है इस वक्त सूरत हाल। लेकिन इस पेचीदगी से निकलने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे ये एतराज़ है कि वो तरीकाकार गलत है। मेरा मकसद ये है कि आपने एक कहानी बना दी है। वो जो कहानी 9 मई को हमारे सामने है, वो पूरा शो हुआ है। इस मुल्क के साथ एक सानहा गुजर चुका है। हम समझ सकते हैं इस वक्त शोहदा के जज्बात क्या है, शोहदा के लवाहिकीन के जज्बात क्या है। वी आर नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। लेकिन उसके साथ साथ उनके भी जज्बात हैं, जिनके मासूम बच्चे आपने उठा लिए हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कहां है। उनका भी उतना ही राइट है इस पाकिस्तान पर जिस पर किसी और को है। मैं सिर्फ ये चाहती हूं, लेट्स बी फेयर, ठीक है। मैं और बरतानिया में ये मामला इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि वहां कॉमनवेल्थ को बहुत बड़ी एक वैलिड, उनको एक वाज़े तौर पर उनको एक अक्सरियत हासिल है। और कॉमनवेल्थ के जो मिनिस्टर हैं वो किसके भाई हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो एक्स वाइफ है इस वक्त जो MNPTI की, उनके भाई हैं। और वो कितने दौरे कर चुके हैं पाकिस्तान के, और किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या वहां पर कॉमनवेल्थ का स्टैंड है। अब उसमें बरतानिया में बैठ के, लंदन में बैठ के तो आप प्लान नहीं बना सकते। तो दुबई और UAE ने वैसे भी आपके पोर्ट में इंटरेस्ट जाहिर किया, आपने उनको दे भी दिया है कराची वाला पोर्ट। तो ये कह देना कि नो वन इज इंटरेस्टेड इन us, let's not say that. Yes, but we are more interested in finding who are the culprits and who are not the culprits. उनको innocents को छोड़ें और इल्म में लेकर आएं। जिसको सजा देनी है जरूर दें, अगर कोई शवाहिद है तो जरूर सजा दें, हम आपके साथ हैं, लेकिन बता के। मामला बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रज़ा साहब, आपको ये लगता है, मतलब ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि कानून का इतलाक जो है वो सब पर यकसा हो। जिन बच्चों को आपने पकड़ा हुआ है इस चीज़ पे कि जी उन्होंने वैंडलिज्म की, उन्होंने इनकी डायरेक्शंस फॉलो की, तो अगर अभी तक एविडेंस उनके पास जो भी आ रहा था, जहां उन्होंने पूरा, वो आपको याद है, वो पूरा डायग्राम बना के दिखाया, इसकी इतनी कॉल तो इसकी इतनी कॉल, डू यू थिंक वहाँ पे विल है कि अब क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद भी जो है, आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि ये हो जाए, बट डू यू थिंक दैट विल हैपन? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ तो मामला शुरू हो गया है। एज यू नो कि बहुत से लोगों को बेल्स तो मिल रही हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, और काफ़ी सारे लोग, मैं अभी मेरी बात भी हुई कल एक वकील साहब से, उन्होंने तकरीबन 25 ज़मानतें करवाई हैं पिछले चंद दिनों में। मैं इस बात से तो मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि आपने जो भी कार्रवाई करनी है ड्यू प्रोसेस अपनाइए। वो ये बताइए कि उनको किस जुर्म में पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया है, उनको वकील का हक दीजिए, उनकी फैमिली को एक्सेस दीजिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको बिल्कुल ही जो है वो उठाकर गायब कर दें, उनके घर वालों को ना पता हो। ये तो जुल्म है, और एक जुल्म जो है वो दूसरा जुल्म, उस जुल्म का मदावा या इंसाफ नहीं बच सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट, डॉक्टर मारिया, ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो लोग इसकी प्लानिंग में मुबैना तौर पे शामिल थे, या जिनके ये आइडियाज थे कि वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर या उनके घरों शरों पे और तंसीबात पे हमला करके कोई अपनी मर्जी का जो है पॉलिटिकल आउटकम कर लेंगे या बगावत करवा देंगे, कुछ उनकी भी तो जो है ना क्लास तो लेनी चाहिए कि भाई आप किन ख्वाबों ख्यालों में, कौन से ख्वाबों के महल तैयार करके बैठे हुए थे। ये मतलब आप तारीख से नाबलद और पाकिस्तान की ज़मीनी हकायक से नाबलद आप ये काम करें और पूरे मुल्क को एक बार फिर इस जो है ना मुश्किल में डाल दिया है।
देखे ना, ये जो बच्चे हैं, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ इनके तो केसेस जो हैं वो जल्दी जल्दी सबरी ट्रायल करके इनको फाइन करके कोई उनको कम्युनिटी सर्विस का देके छोड़ना चाहिए। असल पकड़ने वाले तो ये लोग हैं जो कि अपनी जमानतें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफीनामे मांग कर तो बच गए हैं। अगेन अशराफिया, अगेन बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में ताकतवर वेल कनेक्टेड लोग जो बच जाते हैं, और उनके लीडर साहब जो वहां पे बैठे हुए हैं अपने घर में और गिरफ्तारी के लिए भी लोगों को कह रहे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं कि जी आप गुलामी से बेहतर है कि आप मर जाएं, मौत आ जाए। अभी कमाल है यार, ऐसी बात है तो खुद जाइए ना जेल। देखिए ना, महात्मा गांधी बनने का अगर किसी को शौक होता है तो फिर गांधी जी की तरह जेल जाना पड़ता है, बादशाह खान की तरह 20-25 साल जेल में गुजारने पड़ते हैं, जीएम सैयद की तरह जेल में जाना पड़ता है, खान अब्दुल वली खान की तरह जेल में जाना पड़ता है, शहीद बेनजीर भुट्टो की तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाना पड़ता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बाकी बच्चों को आगे कर दें, उनसे कहो कि जी तुम लोगों ने गुलामी कबूल नहीं करनी, खुद आपको कोई हाथ ना लगाए, हाथ लगाए तो रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। तो ये भी तो जुल्म है ना। यहाँ पे ये बच्चे मासूम है, मैं इनको जिम्मेदार और लोग कहते हैं जी इनको पकड़े, इनकी सजा इबरत हासिल हो, गलत बात है। 19-20 साल के 25 साल के जज्बाती मुश्तिल बच्चे, इनका एक पॉलिसी होनी चाहिए, इनको कोई फाइन करें, कोई मैंडेटरी सर्विस करवाएं, और इनको प्लीज फौजी अदालतों वालतों में मत भेजें, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। हाँ, जो बड़ी शार्क्स हैं, बड़ी मछलियां हैं, वही लोटे अपॉर्चुनिस्ट जो कभी इन्होंने ही बनाए थे। आपको याद है कि ये जो लिस्ट ये जो निकल के आ रहे थे, ये भी फैजयाब सारे थे, और ये सारी की सारी कोई खेती लगाई हुई थी। अब इनको चाहिए कि इनको तो जरा हिसाब लेना कि आपको हमने किस मकसद मिशन में भेजा था, आपने हम ही पे हमला करवा दिया। तो ये बातचीत उनके दरमियान होनी चाहिए, और जो अंदर है, इदारे के अंदर जो लोग हैं, वो इसके मास्टरमाइंड्स हैं, जिनका के जिक्र हो रहा है अभी मीडिया में बड़ा ऑब्लिकली, डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मालूमात दे रहा था, जो मिसलीड कर रहा था, जो बगावत के प्लान बना रहे थे, ये उनको पकड़ना चाहिए। ये बच्चे मासूम हैं जी, बच्चे मासूम हैं। मैं जरा शुएब साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूं, बिकॉज शुएब साहब आप मेरे प्रोग्राम में आज से तकरीबन महीना पहले जब आए थे, और आप की क्लाइंट हैं, पीटीआई से वाबस्तगी थी उनकी, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस वक्त आपने ये बताया था कि इवन कोर्ट्स में जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, बिकॉज अगेन बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, कोई भी मिसगाइड हो सकता है। ये तमाम के तमाम बच्चे जो हैं, ये ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ इनके ट्रायल्स नहीं जा रहे। कोर्ट का माइंडसेट बताएं कि क्या लीनियंसी देने के लिए कोर्ट्स तैयार हैं इस वक्त, बिकॉज ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए ना मारिया, मैंने आपके शो में बताया था कि हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं बड़े बड़े लीडरान के वकालत कर रहे हो बैरिस्टर साहब, बिल्कुल वकालत कौन करेगा, और ये 110 वकालतनामे अपने भेज दो, हम उनको जमानत देंगे। ये ओपन कोर्ट में कहा था हाई कोर्ट के जज ने। अब मैं वो क्लाइंट का नाम नहीं बता रहा, बिल्कुल हाई कोर्ट के जज ने कहा था, वो एक्चुअली वो उनको फील हो रहा था, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन के केसेस तुम लेके आ गए हो, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? उनके केस लेके आओ ताकि हम तुम्हें रिलीज दें, उन बच्चों का होगा क्या? उनको 10 साल की सजा हो जाएगी, और उनके माँ बाप क्या करेंगे? तो रजा रूनी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जो ये बच्चे जिनको पीर बना के जिनको फॉलो कर रहे थे, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए हैं, ये उनका कसूर है। वो बच्चे इन लोगों के बारे में एक बात भी नहीं सुनना चाह रहे थे। हम तो जानते थे ना, हम इन लोगों को जानते थे, हम उनको बच्चों को साथ साथ कहते भी थे कि यार अपना ख्याल रखो। मैं अफसर शरीफ को, मेरा भाई था वो, मैं उसके साथ 27 साल जिंदगी गुजारी, मैं उसको कहता था यार ये ट्वीट ये क्यों नहीं करते। तो ये वजह ये है अदालतों का, ये अदालतें और अवाम बड़ी दुखी है इस मौजू पे कि वो ऊपर वाले जो नारे मरवाते थे, जो इनके पीर बने हुए थे, वो भाग गए हैं और गरीबों के बच्चे पकड़े हुए। चले दूसरी बात जी देखिए, फैसला अदालत में करना है। आप लोगों के बच्चों को अदालत में पेश करें, प्रोसेस करें, और फिर स्टेट उनको माफ करे, एक लिखवा ले, एफिडेविट दे दे। ये बच्चों को आपने इस मुल्क में दिया क्या है? आपने, हमारे बच्चे समुंदर बुर्द हो रहे हैं, और क्या दिया आपने इस मुल्क में? तो आप उनको ये भी सजाएं देंगे। मेरे ख्याल में इक़्तिदार आला को, फौज को, जो भी डिसीजन लेकर उनको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, उनके दिमाग खराब किए गए थे, तो उनको माफ करे। स्टेट बने, माँ बने, उनको माफ करे और उनको आगे लेके चले।
ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सना साहिबा, बार बार हमें ये बताया जाता है कि जी जितनी इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शंस आर दी ओनली वे फॉरवर्ड। पहले दो सवाल जुड़े हुए हैं। क्या आपको इलेक्शन अक्टूबर में होते नज़र आ रहे हैं, और उनसे क्या आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है या मज़ीद इंस्टेबिलिटी? बिकॉज मेरी नज़र में तो जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी के पास भी इतना वोट होगा कि वो सिंपल मेजॉरिटी भी ले सके। एक हंग पार्लियामेंट नज़र आती है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शंस तो होंगे। अगर वो खुद तहलील कर देते हैं असेंबली तो 90 दिन में होंगे, नहीं करते तो 60 दिन में होंगे। ये कानून कहता है, ये आइन कहता है। लेकिन अभी हमने आइन की खिलाफ वर्जियाँ इतनी देख ली हैं कि अब मुझे नहीं इल्म के क्या होने जा रहा है। लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते। जिस तरह से मईशत जो है आपकी पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होती है, उसी तरह से आपकी इस्टेब्लिशमेंट के जो मामला होते हैं वो आपकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पर उनका बड़ा भारी असर होता है। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, और मैं ये तज्जिया नहीं दे रही, मैं आपको खबर दे रही हूँ कि जो मास्टर माइंड्स हैं 9 मई के, वो इदारे के अपने अंदर हैं। और वो जो बच्चों को पकड़ा हुआ है, वो अभी जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, अभी वो जमा हो रहे हैं। इट इज सो वोवन इन टाइटली कि उसके लिए एक एक सबूत, एक एक गवाही बहुत मायने रखती है। एक एक बंदे को छांटा जा रहा है, एक एक बच्चे से यही पूछा जा रहा है, और वही रहनुमा अब तक रूपोश हैं या गिरफ्तार हैं जो बड़े कॉन्टैक्ट में थे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के, जो उस वक्त के लोग थे। तो लेट मी नॉट से दिस एंड पुट माई सेल्फ इन डेंजर, बट दिस इज वेरी वेरी ट्रू। और ये बच्चे छुट जाएंगे, अपनी अपनी गवाहियां देंगे। मेरा मुझे ये उम्मीद है कि छुट जाएंगे। जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत बारीक बीनी से तहकीकात हो रही हैं। इस पर मुझे शक नहीं है कि उससे इंसाफ ही निकलेगा। मुझे ये शक कोई नहीं है इस पर। ठीक, रजा, आपको क्या लगता है इलेक्शंस के हवाले से? क्या इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी? क्या किस तरह आप देख रहे हैं? अक्टूबर में होते हैं, बाद में होते हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन से स्टेबिलिटी तो ऐसे नहीं आ जाती। बुनियादी तौर के ऊपर जो फंडामेंटल मसला है, और वो मसला ये है कि मुल्क में किसी भी एक बड़े जो मसाइल हैं उनके ऊपर एक बेसिक कंसेंसस हो। और अभी जो मसला ये है कि अभी इलेक्शंस हो जाएंगे, खान साहब मोस्ट लाइकली या तो वो जेल में होंगे या डिसक्वालिफाइड होंगे या पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो जो उनकी पार्टी के साथ किया जा रहा है वो तो शोर मचाएंगे कि जी मेरे साथ जुल्म हो गया, मारा गया, लौट गया, जो कि पहले मियां नवाज शरीफ करते रहे थे, मुझे क्यों निकाला। और सियासी इंजीनियरिंग, मतलब एक पहिया जो है तारीख का घूम कर वो कासिम के अब्बा को वहीं ले आया है जहां पे एक जमाने में मरियम के अब्बा थे। तो अब मसला ये कि इससे मसला तो हल नहीं होता डॉक्टर मारिया जी। आपने अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी है, अगर आपने जमहूरी देखिए ना, अगर तो क्योंकि इधर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अभी जिक्र हो रहा था अदालतों का। पहले यही ख्याल होता है कि जी अदालतें जो है वो अपना ड्यू प्रोसेस करके खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो उनको मैनेज कर वो उनके ऊपर इंसाफ देंगी। लेकिन कोर्ट्स खुद डिवाइडेड हैं, टॉप कोर्ट से लेकर नीचे। आप देखिए, एक जज कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। एक नोट लिखता है, दूसरा एक फैसला करता है, वो फैसला माना नहीं जाता। इस वक्त कंप्लीट इंतशार है। देखिए ना, ये तो कभी भी माजी में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया हो और उसको रद्द कर दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा भी गलत सही जो भी था। अब ये एक अनफॉर्चुनेटली एक रिवायत, अब एक प्रेसिडेंट बन गया है। तो इलेक्शंस होंगे। जो अच्छी खबर है वो ये कि हमारी IMF का प्रोग्राम लगता है कि ऑन ट्रैक आ गया है। वो कुछ माशी स्टेबिलिटी जरूर लाएगा, और जो हमें दीगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमारा गैप है वो उससे पूरा होगा। हो सकता है कि अगला प्रोग्राम भी चल निकले। अगर ऐसे होता तो वो अच्छी खबर है और इसको बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। रूमी साहब, मुझे बता देंगे कि वो कासिम के अब्बा और मरियम के अब्बा के साथ साथ हमारे अब्बा भी हैं ना, वो उस वक्त सेफ थे ना वो अब हैं, तो हम क्या करें हमारे अब्बाओं के हवाले से? जी, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि कि अवाम का जो मसला है वो हल नहीं होता। जो आपने कहा ना स्टेबिलिटी आएगी, ये महंगाई कम नहीं होने वाली। GDP की शरह तरक्की जो है वो इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं। रोजगार की तलाश में बच्चे इसी तरह कश्तियों में
जो भी यूरोप में गए हैं और अंधोनाक मनाजिर देखे हैं बंद कश्ती के बेसमेंट में, अल्लाह करे कि ऐसे ना हो ट्रैजिक हालात, लेकिन पाकिस्तान की माशी हालात जब तक नहीं बदलते, फंडामेंटल मसला तो ये है। लेकिन इसी वजह से मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और सारी सियासी कुव्वतों को बिशमूल इमरान खान को इस वक्त एक मुल्क का बिग पिक्चर देखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह कुछ बेसिक चीजों के ऊपर वो इत्तेफाक राय करें। देखिए अभी जिक्र बड़ी माजरत के साथ, ये मेरी आपकी सना की बैरिस्टर साहब की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि सब बैठ कर जो है ना ये इत्तेफाक राय से पाकिस्तान के मसाइल हल करें। ये नहीं होगा। नो वन कैन सी बियॉन्ड देमसेल्व्स। कोई नहीं देख सकता, ना कासिम के अब्बा ना मरियम के अब्बा। नहीं, मगर देखिए डॉक्टर मारिया, हमें तो बार बार इनको याद करवाना होगा ना, कहना तो होगा। देखिए ना, अगर हम ये कहना छोड़ देंगे तो वो तो अगले तो तैयार बैठे हैं कि एक दूसरे की जो रिवेंज के लिए, रिवेंज पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन डीसी में कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के एसी उतरवा दूंगा, मैं उनको घर से खाना, मैं इनको रुलाऊंगा, इससे ज्यादा वेंजफुल बात क्या हो सकती है। और आज अगर आप इनका बयानिया देखें नून लीग का कि इस फितने का सर कुचलना होगा, इसको जब तक बंद नहीं करेंगे, इसको जब तक नाअहल नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, अजीब एक डिस्कोर्स जो है वो वेंजफुल पॉलिटिक्स का हो चुका है। कि जी चूंकि राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का केस बताया, शहर आफरीदी ने उसको डेथ सेल में रखा, इसलिए हम भी आफरीदी को डेथ सेल में रखेंगे। बिल्कुल ठीक टिट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स चल रही है। बैर साहब, पॉलिटिक्स तो इधर है, दूसरी तरफ जुडिशरी आपका जो इदारा है वहां पे भी कोई स्टेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। वहां पे एक तब्दीली आएगी, उसके बाद आपको लगता है कि वहां पर कोई स्टेबिलिटी आएगी या वहां पे खलीज जो है वो मजीद जो है वो बढ़ जाएगी? वहां पे भी ये एक तरह से टिट फॉर टैट वाली चीजें चलेंगी? मेरे ख्याल में वो कंटिन्यू रहेगा। और वो कहते हैं ना कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट केस। तो लास्ट केस में आपने बता दिया है कि जी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जुडिशरी, आपने पर्सनल वेंडेटा रखना है और अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपने उस चीज को दिमाग में रखना है। इट डज नॉट मैटर कि आप किस पोजीशन में आ गए हैं और कितने लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और कितना इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम मफलूज हो चुका है और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि इसको बेहतर कर सकें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह आपने कहा, नो वन इज थिंकिंग और डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड देयर नोज। बट मैं रजा के पॉइंट पे जो है वो प्रोग्राम क्लोज करूंगी। बिल्कुल लगता नहीं है कि खास जुडिशरी हो या पॉलिटिक्स हो अपनी ज़ात से आगे कोई देख सकता है, बट निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है और हम उम्मीद है ये कर सकते हैं। उम्मीद करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, नाउमीदी कुफर है कि चीज़ें बेहतर होंगी। रज़ा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सना बुच्चा साहब आपका बहुत शुक्रिया और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह।